हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना अर्जुन प्रताप सिंह राणा। जी हाँ, स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से नए वीडियो में, जिस कविता का नाम है मन। जी हाँ, मन जापानी विधा पर आधारित हाइकू कविता, और इसका हम स्वाध्याय आज करने जा रहे हैं। तो स्वाध्याय करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। विकास परिहार जी की ये कविता है, हाइकू कविता। ये है कक्षा में बैठे विद्यार्थी, और ये है शिक्षक, और ये है ब्लैक बोर्ड। कभी होता था जब हम इस तरह से विद्यालय में पढ़ाई करते थे। आज हम घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जानता हूँ कि हम सब इस बात को मिस कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त भी जल्दी आएगा। जब तक ना आए तब तक अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्वाध्यायी वीडियो के लिए। यहाँ ये कविता है मन की, विकास परिहार। बच्चों, यहाँ पे कविता हमने पिछली कक्षा में हमने इसे पढ़ा, सुना, समझा। इसके आधार पे हमने अपने मन के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये यहाँ पर हाइकू के रूप में दी गई। हाइकू का नियम आपको पता है, 5-7-5 का नियम है। 5-7-5 वर्णों का नियम है, उस आधार पे हाइकू कविता बनती है। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सोना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। क्या बात है! बड़े गंभीर और डीप मीनिंग के साथ एक हाइकू कविता हम पढ़ चुके हैं। इस स्वाध्याय वीडियो में जो स्वाध्याय प्रश्न है, उनमें भी कई जगहों पर इन पंक्तियों के अर्थ पूछे गए हैं, तो हम वहाँ पे भी साथ में एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ लिखा है हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। अभी हाइकू मतलब कौन से हाइकू से कौन सा संदेश आपको यहाँ पे देना है। तो ये प्रश्न है कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। आप इसका अर्थ हमने बताया था बच्चों। यही छोटे रूप में हमको यहाँ संदेश लिखना है, और वो संदेश ये है कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो यही यहाँ पे बोला है, और इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब जो आपके अंदर का जो दुख है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो जब बाहर निकलती है। तो वैसे ही जब नेत्रों से आंसू बहते हैं, तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा, मन का दुख, मन का दर्द नैन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। तो ये संदेश है। आपने कविता ध्यान से सुनी, आपने कविता ध्यान से पढ़ी है, तो आप आसानी से इसको संदेश को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, छोटे रूप में। तो ये हाइकू से मिले हुए, इन दो हाइकू से मिले हुए ये दो अर्थ। आगे है बच्चों, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। अभी कौन से हाइकू में आपको ये देखना है कि कौन सा हाइकू है जिसमें महीना और मौसम दोनों का नाम आया है। तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, आपको पता है ना। तो रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, तो उस फागुन के महीने में बसंत, ठीक है, फागुन के महीने में बसंत ऋतु आई है। तो ये हमको ये दिखाना है। तो बसंत और फागुन। बच्चों, यहाँ पे पहले महीना पूछा था, तो पहले फागुन होना चाहिए, और उसकी ऋतु है वो बाद में बसंत आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना। तो सितारे छिपे बादलों की ओट में। तो जब सितारे छिपे तो क्या हुआ? सोना आकाश। तो आकाश में सोनापन आ गया, ये है। उसके बाद अगला है तुम्हारा गीतों का स्वर देना। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो परिणाम, परिणाम मतलब क्या, रिजल्ट क्या निकला? जब तुमने गीतों को स्वर दिया तो वो अमर हो गए। तो इसका उत्तर है गीतों का अमर होना। ठीक है बच्चों। इसके बाद है उचित जोड़ियां मिलाइए। जोड़ियां मिलाइए। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं, 2 कॉलम के हिसाब से हमको जोड़ियां मिलानी है बच्चों। अब जोड़ियां मिलाने के लिए यहाँ पे
अ कॉलम है और आ कॉलम है। आपको भी इसी तरह से अ कॉलम और आ कॉलम बनाने होते हैं और उसी हिसाब से फिर आप जो है उसके उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द यहाँ पे हमारे सामने दिए गए हैं उन्हें हमें प्रस्तुत करना है। अब अ कॉलम है और आ उत्तर। तो मछली, मछली प्यासी ही रही, सागर में रहकर मछली प्यासी ही रही। उसके बाद है गीतों के स्वर, तो गीतों के स्वर हुए अमर, है ना। कविता की पंक्ति आपके सामने होगी बच्चों, याद तो नहीं करना है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया उसे देखकर आपको उसे कॉलम में मैच कर देना है, जोड़ी मिलानी है। रेल की पटरियां हमेशा रही मौन, काम करती रहती हैं लेकिन मौन रहकर। उसके बाद है आकाश, आकाश है सोना, सोना आकाश का। ओके, उत्तर लिखिए। मझधार में डोले, मझधार में डोले। तो आप इस लाइन की कविता को आपको ढूंढना है और उस हिसाब से। तो जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। तो मझधार में क्या डोलता है, जीवन रूपी नैया, यानी जीवन के, हमारे जीवन की जो नाव है वो मझधार में डोलती है। संभाले कौन, संभालने वाला एक ही होता है, वो है ईश्वर, जिसने हमें ये जीवन दिया। इसके बाद है छिपे हुए। तो छिपे हुए क्या हैं, बादलों की ओट में सितारे छिपे हैं, तो छिपे हुए हैं सितारे। और फिर अगला है धुल गए, धुल गए विषाद, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। ओके, उसके बाद था खारे जल से धुल गए विषाद, तो धुल गए विषाद यानी दुख तकलीफें। अमर हुए, अमर हुए कौन, हाँ गीतों के स्वर, जो हमने पीछे भी लिखा और देखा। ठीक है बच्चों, आसान है ना। जो कविता की लाइन है उसी हिसाब से आपको इनके उत्तर यहाँ पे प्रस्तुत कर देने हैं। और अगला है इसके बाद, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय भाव मतलब क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो सीधा सरल शब्दों में बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग से और एकदम प्रवचन के रूप में बड़ी बड़ी बातें या कुछ लिखना है। जो आपने समझा है कविता की पंक्ति उसको आप लिख दीजिए। यहाँ सामान्य लिखा है चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन, तो आप सिंपल तरीके से उत्तर लिख सकते हैं कि रेल की पटरियां हमेशा से साथ चलती हैं। चलती सात पटरियां रेल की, अर्थात रेल की पटरियां हमेशा से साथ चलती हैं, किंतु फिर भी मौन, वह हमेशा मौन रहती हैं, अर्थात कभी एक दूसरे से बात नहीं करती। तो ये इसका केंद्रीय भाव हो गया, है ना बच्चों। अब इसका अर्थ अगर आपको समझाने के लिए बोलें कि आप उसका अर्थ समझाइए कि क्या ऐसे है, तो उसमें बताने के लिए ये होता है कि हम जीवन भर काम करते रहते हैं, हमें काम करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जीवन कर्म है, कर्म ही जीवन है ना। तो जीवन करते रहिए बिना किसी उथल पुथल के, बातचीत के, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो ये इसका भाव है, बस इतना सा लिखो, उत्तर हो गया। अगला है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटे, अब गुलाब का जो फूल है वो कांटों के बीच पे भी हंसता है, खिलखिलाता है, कांटों के बीच होता है, मतलब कांटे मतलब मुसीबत, जो मुसीबत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके बीच में गुलाब का फूल है, वो फिर भी खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, खुशबू बिखेरता है, अपने रंग से सबके दिल को मोह लेता है। तो वो हमें प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों के बीच भी घबराना नहीं चाहिए। कांटों के बीच में हो आप, मुसीबतों के बीच में, तो भी आप घबराओ मत। तो यहाँ पे इसका अर्थ दिया है, गुलाब का फूल कांटों के बीच हंसता है, खिलखिलाता है, हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से बिना घबराए अपना काम करते जाओ। ठीक है बच्चों। इसके बाद है अगला, मन की डैश 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 बरसी आंखें। इस हाइकू का सरल अर्थ लिखिए। देखिए ये पूरा हाइकू का सरल अर्थ ही पूछे जा रहा है असल में देखा जाए तो। अब यहाँ पे इनकी पंक्तियां मैं दे रहा हूँ कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मतलब जब हमारे मन में बहुत पीड़ा होती है, किसी चीज़ को लेकर हमें तकलीफ होती है, हम बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उस चीज़ को, उस परिस्थिति को बदल नहीं पाते, तो क्या होता है, हमारा दिल रोता है। हमारा जब दिल रोता है, मन रोता है, तो हमारी वो जो दशा है, वो मन है, जो मन की जो दुख है, उसे हमारे आँखें जो हैं वो प्रकट कर देती हैं। कैसे, आंसुओं के रूप में बादल बनकर बहने लग जाती है। जैसे बादल का, बारिश का पानी बहता है, वैसे हमारे आँखों से ये पानी बहने लगता है। तो ये सिंपल सरल अर्थ कि जब हमारे मन में पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। ये है इसका सरल, सिंपल, 2 अंक के लिए आएगा और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद थे बच्चों स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जो भी आपको पूछा जाए उससे संबंधित आपके मन में जो विचार आते हैं उसे आप अपने इसमें प्रस्तुत कर दीजिए। तो स्वमत अभिव्यक्ति ये यहाँ पे है कि आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती हैं। इस पर अपने विचार, हम सबको पता है कि आंखें देखती हैं, ये तो सामान्य बात है ना।
इसमें हमको अभी स्वमत अपने विचार प्रकट करना है कि जी हाँ, आँखें देखने के अलावा और भी बहुत काम करती हैं। जैसे हमारे शरीर में हर अंग के एक निर्धारित काम है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम बातचीत करते हैं तो हमें हाथ जो भगवान ने दिया, ईश्वर ने हाथ दिए हैं काम करने के लिए, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल भी करते हैं, हाथों के को भी ऐसे हिलाते हैं, इस तरह से ना हाव भाव प्रकट करते हैं। वैसे ही शरीर में आंखें भी जो हैं देखने का काम तो करती हैं, लेकिन वो हमको वो इशारा भी करती हैं ताकि सामने वाले आदमी हमारी बात आसानी से समझ जाए। जैसे हम क्रोध करना चाहते हैं, क्रोध प्रकट करना चाहते हैं तो आंखें तरेर कर बात करते हैं। अगर हमारे मन में शर्म आ रही है, हम अपने शर्म प्रकट करना चाहते हैं, हम आंखें झुका कर बात करते हैं। मन में छुपी हुई भावनाओं को प्रकट करने के लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मन भारी होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचंभे वाली घटना या कोई आश्चर्यचकित करने वाली घटना होती तो आंखों के भाव एकदम आंखें बड़ी करके हम प्रदर्शित करते हैं कि हमें हैरानी हुई इस बात को सुनकर। और सबसे महत्वपूर्ण काम, जब हम सोते हैं तो आंखें बंद होकर, निद्रावस्था में आंखें बंद होकर अपना काम करती हैं। बिना आंखें बंद किए नींद संभव नहीं है। तो आंखें देखने के अलावा इस तरह से बहुत सारे काम करती है। ऐसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर आगे बच्चों, उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे उपयोजित लेखन के रूप में एक पत्र प्रस्तुत किया गया है और पत्र की एक रूपरेखा दी गई है। पत्र किस तरह से लिखा जाता है? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दिया है स्क्रीन पर कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में, यानी वक्तृत्व यानी एलोकेशन कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा। ओके, मतलब उन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए पत्र लिखा, तो उसे धन्यवाद देते हुए, इन रिटर्न थैंक्स कहते हुए आप पत्र लिखिए। यानी आपको पत्र लिखना है अपने मित्र को कि उसने आपको जो धन्यवाद, अपना बधाई दिया है, उसका आप धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। तो प्रारूप कैसा होता है, उसका नमूना कैसा होता है बच्चों, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ बाईं तरफ है, लेफ्ट तरफ बाईं तरफ लिखना होता है। सबसे पहले आप दिनांक लिखते हैं। दिनांक भी कैसे लिखना है? ऐसे नहीं लिखना कि जैसे अगर आपकी तारीख है 8 जुलाई 2021 तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 08/06/2021, ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है 08 जुलाई 2021। अंकों का इस्तेमाल आप अंग्रेजी रोमन नंबर में भी कर सकते हैं, मतलब आप नंबर में भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल नंबर में 1 2 3 4 5 में, अन्यथा आप हिंदी में अंक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी छूट है, लेकिन लिखना है 8 जुलाई 2021। उसके बाद संबोधन, सामने वाले को, जो आपका मित्र है, दादा है, दोस्त है, रिश्तेदार है, माता है, पिता है, भाई बहन है, उसके लिए आप जो संबोधन प्रकट करते हैं, प्रिय या फिर जो भी है, ऐसे पूज्य दादाजी, आदरणीय दादाजी, इस तरह का संबोधन। फिर अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते, प्यार, ऐसे आपको प्रकट करना है। और उसके बाद है प्रारंभ यानी आपका पत्र यहाँ पे शुरू होता है। तो प्रारंभ में विषय विवेचन, आप उसे बताएंगे कि आपको पत्र मिला, फिर आप उसे बधाई देंगे, नहीं, आप उसे धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने बधाई दिया, और अंत में तुम्हारा, तुम्हारी, जो भी आपका रिश्ता है उनसे प्रकट करते हुए फिर आप अपना नाम, पता और ईमेल आईडी देते हैं। बच्चों, अब आजकल पत्र में हम जो कहते हैं ना एनवलप यानी लिफाफा नहीं बनाते, क्योंकि पत्र का प्रारूप जो है ईमेल की तरह हो गया है, तो इसलिए देखिए अंत में ईमेल लिखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अंत में ईमेल की बात की गई बच्चों, असल में शुरुआत में भी ईमेल आपको लिखना होता है। जहाँ पे आपने देखा है दिनांक है ना, तो दिनांक के नीचे भी आपको ईमेल लिखना होगा। ईमेल उसका जिसे आप पत्र भेज रहे हैं, जैसे अपने मित्र को भेज रहे हैं तो मित्र का ईमेल होगा, और अंत में जो ईमेल आईडी दी गई है वो आपकी खुद की ईमेल आईडी है, ताकि आपका मित्र उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको रिप्लाई करना चाहे तो रिप्लाई कर सकता है। तो इसी पे संबंधित मैंने अगले स्लाइड में पत्र लिखा है, एक नमूना पत्र आपके सामने प्रेजेंट है इसी का। तो देखते हैं कैसे लिखा गया है। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। तो अगर आपका मित्र है तो मित्र के रूप में बात करेंगे, सहेली है तो सहेली के रूप में। तो देखिए कैसे लिखा है, 8 जुलाई कॉमा, बच्चों यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, माफ करना, यहाँ कॉमा नहीं है, 2021। उसके बाद है ईमेल आईडी xyz@gmail.com। बच्चों, एक सलाह आपको दी जाती है, भविष्य में जब आप रियल में किसी को इस तरह से ईमेल लिखें तो ईमेल ओरिजिनल ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आप ईमेल आईडी डालें तो एक नकली ईमेल आईडी डालें, किसी के नाम का ईमेल आईडी बिल्कुल भी ना डालें। इस तरह का ईमेल xyz@gmail.com, इस तरह का ईमेल आप प्रस्तुत करें। असली ईमेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी पहचान जाहिर नहीं करनी, अपनी क्या किसी और का भी ईमेल आप नहीं डाल सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने एक नकली ईमेल xyz@gmail.com इस्तेमाल किया है। उसके बाद प्रिय मित्र, चूँकि मैं मित्र को पत्र लिख रहा हूँ, तो प्रिय मित्र रमेश नमस्ते। तो वो दोस्त है तो मैंने उसे प्यार से नमस्ते किया है। अगर दादाजी होते तो पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम, विद रिस्पेक्ट मैं प्रणाम करता हूँ उनको। ये तो मित्र है इसलिए मैंने सिर्फ नमस्ते किया है। इसके हम पत्र शुरू करते हैं। शुरुआत हमेशा ऐसी होनी चाहिए, अगर आसान होता है ऐसे लिखने में। अनौपचारिक पत्र है कि कल तुम्हारा पत्र मिला, जाहिर सी बात है जब उनका पत्र मिला है तो आप उसकी प्रतिक्रिया दे रही है ना। तो आप पत्र मिला तो आपको खुशी भी हुई, जो आप भावना अपने प्रकट करने चाहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि अब तुम्हारा पत्र मिला, तुमने मुझे याद किया, तो ऐसे आप अपनी खुशी प्रकट करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में तुमने जो बधाई पत्र भेजा है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, यानी मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए उस बात के लिए कि तुमने मुझे याद किया, मुझे बधाई दिया, ऐसे। अब इसके अलावा अगर कोई बात हमको बतानी है कि किस तरीके से मैंने मेहनत की है या क्यों मेहनत की, कैसे मैं जीता या कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ, तो आप, चूँकि अनौपचारिक पत्र है बच्चों, इट्स नॉट फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो आप इनफॉर्मली अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं वैसे आप अपनी भावनाएं पत्र में सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैंने हमेशा की तरह पूरी कोशिश की ताकि मैं वक्तृत्व प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करूँ। मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इस बार भी की थी और मुझे सफलता मिली है। उसमें तुम्हारी प्रार्थनाओं का बहुत असर रहा। देखिए बच्चों, जीते आप हो लेकिन क्रेडिट आप अपने मित्र को दे रहे हो। साथ में माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद था, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी शिक्षा के बिना तो हम ये सब कर ही नहीं सकते थे ना। इसके अलावा फिर से तुम्हारी भावना के लिए जो तुमने फीलिंग के साथ पत्र लिखा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और इससे मुझे लाभ क्या होता है, इससे मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे उत्साह मिलता है, ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। तो वो लाइन मैंने यहाँ प्रकट की है कि इससे हमें आगे बढ़ने की, अधिक सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा, उत्साह मिलता है ना। तो दोस्त ने पत्र लिखा, मतलब मैं सफलता पाऊंगा तभी जब तुम साथ दोगे, तुम्हारा ऐसा मोटिवेशन, तुम्हारी ऐसी प्रेरणा मुझे मिलती रहेगी, तभी मुझे सफलता मिलने में भी अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी तुम मुझे इसी प्रकार अपना समर्थन और प्रोत्साहन देते रहोगे, क्योंकि मित्रों के बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं, मित्रों के साथ होता ही है। फिर अंत में आप जब पत्र खत्म करते हैं तो आप ये ज़रूर लिखिए कि चाचा जी को, अंकल आंटी जो उनके माता पिता हैं उनको मेरा प्रणाम देना, और छोटी बहन है, छोटा भाई है, उनको बहुत सारा आशीर्वाद, ऐसे, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, छोटे तो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार फिर से पत्र के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पत्र समाप्त करते हैं हम, और फिर अंत में तुम्हारा अर्जुन प्रताप सिंह राणा, या तुम्हारा मित्र, ऐसे भी लिख सकता था मैं, तुम्हारा मित्र कॉमा आपका नाम अर्जुन प्रताप सिंह राणा। बोर्ड की परीक्षा में नाम नहीं लिखते हैं, नाम दिया रहता है, उसी का इस्तेमाल करना होता है, यहाँ मैंने डाल दिया। उसके बाद भवसागर लेन नागपुरी आपका पता, और फिर लास्ट में आपका ईमेल आईडी abc@yahoo.com। वहाँ पे XYZ लिखा था मैंने, यहाँ पे ABC लिखा, और ऐसे आपका ये शानदार पत्र समाप्त होता है बच्चों। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में आपको जानकारी मिल गई, आपको रूपरेखा मिल गई। इसी रूपरेखा का प्रदर्शन करते हुए आपको पत्र लिखना चाहिए। पत्र चाहे कोई भी हो बच्चों, इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक हमेशा मिलेंगे, ठीक है। इसी संबंधित प्रश्न का, इसी पत्र से संबंधित मैंने एक सैम्पल पत्र यानी आपको एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए दिया है इस लिंक में, उसे आप अभ्यास के रूप में लिखें अपने नोटबुक में, और इस पत्र को भी अपने नोटबुक में उतारें। तो अगली कक्षा में नए पाठ, नए स्वाध्याय के साथ। धन्यवाद, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।